क्या पढ़ा रहे थे आखिरी क्लास में? शिक्षण शुरू किया था ना। लास्ट हेडिंग बताइए क्या लिखवाए थे? कॉपी लाए कि नहीं लाए? खोल के देख लीजिए, जो लिखवाए हो लास्ट क्लास में वहीं से शुरू कर दिया जाए आगे। शिक्षण कौशल में हमने शिक्षण के बारे में कुछ बताया था ना, शिक्षण के उद्देश्य बताए थे। ठीक, देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमको क्या है ना, हमको क्वेश्चन अपने निकालने हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किन के टॉपिक से आते हैं। तो हम आपको सबसे पहले तो शिक्षण में वही टॉपिक कवर करा दें। ठीक, पूरा पढ़ना तो पढ़ाना तो है ही है, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो तैयार कर लीजिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ और, ये सब विषय पढ़ते रहिए। जो विषय अभी सही प्रॉपर नहीं चल रहा है, ज़्यादा उस पर दिमाग मत लगाइए, ठीक है। बाकी विषय पढ़ते रहिए। अभी बहुत समय है और हम पूरा ख़त्म कर देंगे। हमारा टॉपिक आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। हमारे टॉपिक में पेपर के टाइम आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी, बस एट ए टाइम, और अब तक नहीं हुई है। लेकिन हाँ, सभी क्लासों में ये शिकायत बहुत हुई, रेगुलरिटी से नहीं रहती क्लास, समय से नहीं रहती क्लास। ये पिछले 4-5 साल से चल रहा है, जिस दिन से हमने पढ़ाना स्टार्ट। इसीलिए हम किसी और के यहाँ भी कभी पढ़ाने नहीं जाते, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी भाई। अपनी कोचिंग में तो राज है, चाहे जब आओ, चाहे जब जाओ, चाहे वे ना करो। दूसरे के यहाँ जाओगे तो दूसरे दिन सुना देगा, सुनना हमें पसंद नहीं है। इसीलिए हमने कभी कहीं पढ़ाया नहीं, सिर्फ अपनी कोचिंग ही पढ़ाना चाहते हैं हमेशा। क्यों? आराम रहता है, कोई कहने वाला नहीं। अब उसकी टेंशन ना लो। पिछले जितने भी साल हमने पढ़ाया, किसी भी बैच में आप ले लो, उस बैच के बच्चे से पूछ लेना कि पेपर में क्या पढ़ाया हुआ कुछ आता है कि नहीं आता है। पेपर ना लगे तो आगे हमसे शिकायत करना, ठीक है। पेपर आपका लगेगा, पेपर में आपको कहीं असुविधा नहीं होगी किसी भी प्रश्न में, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम उस तरीके से वही चीज़ें आपको बताएंगे कि आपको पेपर में कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक। टॉपिक बाई टॉपिक। अब हमें वो खर्रा वाला पढ़ाना आता नहीं कि डेली लेके आओ, रखो, हेडिंग डलाओ, छपाना शुरू कर दो। वो हमें करना आता नहीं और ना हम कर पाएंगे ये सब चीज़ें। तो हमें पता है बहुत कम चीज़ें पढ़ानी है, इसीलिए हमको ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। आप लोगों को टेंशन रहती है कि हाँ हमारा बहुत छूटा है, कैसे कवर होगा, कैसे क्या होगा। हम करा ले जाएंगे, हमें दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, तो हम शिक्षण शुरू किए थे, शिक्षण कौशल हेडिंग डलवाए थे। हेडिंग थी क्या? शिक्षण क्या? नहीं, आज से चलेगी ना, आज तो आए होंगे पढ़ाने हिंदी। नहीं तो एक टीचर कर दे रहे हैं, एक को हटा दे रहे हैं, ये सही रहेगा। 2 लोगों से नहीं पढ़ना चाह रहे, 1 लोगों को लगा दिया जाएगा, क्या दिक्कत है? हाँ, अब एक टाइम में 1 ही लोग पढ़ा पाएंगे ना, 2 लोग तो नहीं। हाँ, नहीं वही कुछ करा जाएगा भाई, 2 लोग एक साथ थोड़ी ना पढ़ा पाएंगे, कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। चलिए, हम सोच रहे हैं अपनी जगह भी एक मैम है, वो पढ़ाना चाह रही थी, एक दिन फ़ोन की थी, तो हम सोचे जिस दिन हम ना आए करें उनको बुला लिया करें। यही पढ़ाएंगे, वो क्या पढ़ाएंगे? नहीं, अच्छा पढ़ाएंगे वो, हमने देखा है उन्हें पढ़ाते हुए हैं। चलिए, अच्छा थोड़ा शुरू कर दें इसको, है ना। थोड़ा श्री गणेश कर दें, नहीं आप लोग सोचोगे आज भी नहीं कुछ हुआ है ना। शुरू कर दें, फिर डिस्कशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कल हमने ज्ञान प्राप्त किया है। सफलता के 3 स्रोत होते हैं। एक भूल भी गए, बताओ, रातें में याद किया, एक भूल गए, 2 याद हैं। एक होता है रेगुलरिटी, दूसरा होता है अनुशासन, तीसरा हमें खुदे नहीं पता, भूल गए। आज फिर जाके ज्ञान प्राप्त करेंगे जाके। कहते हैं ये 3 चीज़ें जिसके पास हो जाती हैं उसका काम चल जाता है। अपवाद हैं हम, गलत जगह फंस गए हो आप लोग। हम एक्सेप्शनल हैं, हर दुनिया में हर एक चीज़ में अपवाद है, आप मान के चलो। विज्ञान है, उसमें भी अपवाद है, ठीक है ना। आप देखो न्यूटन्स लॉ मोशन देख लो, उसमें भी अपवाद है, ठीक है। आप वो देख लो, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल देख लो, उसमें भी अपवाद है, ठीक। जो सबसे छोटा है उसके पास सबसे ज़्यादा होना चाहिए साइंस के अकॉर्डिंग, उसी के पास नहीं है, दूसरे के पास है। वही पेपर में पूछ लिया जाता है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? होनी चाहिए फ्लोरीन की, होती है क्लोरीन की है, दैट इज़ अपवाद। आया था पिछली 69,000 में लिखने के लिए। तो उसी तरह अपवाद हम भी हैं, हमारे पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। ना तो अनुशासन है,
ना हमारे पास क्या है, समय है। हाँ यही आया है सही, समयबद्धता था उसमें तीसरा। हाँ ये, और दुर्भाग्य से पहले हम हेडिंग देखे उस पर यूट्यूब पे, जो बड़ा बढ़िया लिखा था, सफलता के 3 मूल मंत्र, जिसने प्राप्त किए तो सफल हो गया। जैसे खोला, पहला देखा तो मन उदास हो गया, दूसरे में सोचा शायद मेरा कुछ मतलब इसमें का निकला है, दूसरा बताएं कि समय, तो हम कहिए तो और खतरनाक है, तीसरा कहते हैं अनुशासन, अनुशासन तो हम आज तक नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे अनुशासन। तो खैर हम उसकी चिंता नहीं लेते, हम आपको जो है इतना आप याद रखिएगा, आपका हमारे विषय का जो पेपर होगा उसमें आपके साथ कोई भी बेईमानी नहीं होगी, आपका पेपर बिल्कुल अच्छे से निकलेगा, ठीक है। हाँ, और अब सेट ओकेजन में हम थे नहीं, तो 2 दिन टाइम चेंज हुआ है, ये हुआ कि अब ऊपर नीचे पढ़ाएंगे। अब कल यही तो हुआ था, कल का शायद यही हुआ था कि मतलब कल हम सेट कर देंगे। तो हम सोचे थे कि अगर हम 3 लोग टाइम पे नहीं आ रहे तो बाकी 3 क्लासेस तो यहीं रहते हैं, वो तो 3 रेगुलर चल ही सकती हैं, तो उनका भी बैच शायद ऊपर नीचे हुआ है, तो इस वजह से उन्होंने चेंज किया। पहले वो लास्ट में ले गए, नहीं मैनेज हो पाया, तो आज पहले पढ़ाया। अभी आएंगे सर लोग पढ़ाने, टेंशन ना लीजिए, ठीक, सब लोग आएंगे। चलिए, शिक्षण कौशल पढ़ रहे थे। शिक्षण कौशल में हमने शिक्षण के उद्देश्य बताए थे। उद्देश्य में एक क्वेश्चन 110% इस टॉपिक से जरूर आता है, इसीलिए सबसे पहले हम इस टॉपिक को खींच के जोड़ के पढ़ा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। दुनिया की बकवास एक तरफ है, लेकिन ये टॉपिक से दुनिया में जब भी पेपर बनेगा, किसी भी, चाहे सीटेट हो, टेट हो, हरियाणा टेट हो, रीट हो, दुनिया का कोई भी पेपर बना दो, इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन नहीं आया तो कभी नहीं आएगा पेपर में, फिर मतलब पेपर का बनना ही बेकार है, ठीक है। चलिए, शिक्षण कौशल की बात करें तो शिक्षण कौशल में एक नाम जाना जाता है जिसका नाम है ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम। एक नाम है बेंजामिन ब्लूम, शिक्षण कौशल का जगत का सबसे स्टार व्यक्ति। जैसे आपका लर्निंग के थॉर्नडाइक सबसे फेमस व्यक्ति हैं, वैसे ही आपके शिक्षण और कौशलों के सबसे उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति कौन है? ब्लूम, या इनका नाम है बेंजामिन ब्लूम। ब्लूम महोदय की बात करें तो ब्लूम बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि ब्लूम ने ये बताया था कि जो हमारे शिक्षण होते हैं, जो हमारी टीचिंग होती है, उसके 3 मूलभूत उद्देश्य होते हैं। कितने उद्देश्य होते हैं? कल हमने शिक्षण का एक उद्देश्य आपको बताया था, जो प्रॉपर औसतन, जैसे कहते हैं ना, एक सर्वमान्य चीज होती है, जिसमें होता है कि हम शिक्षण के द्वारा क्या करते हैं? व्यवहारों में परिवर्तन लाते हैं। क्या करते हैं? व्यवहारों में परिवर्तन लाते हैं। लेकिन ब्लूम महोदय ने बताया कि शिक्षण के 3 मूलभूत उद्देश्य होते हैं। तो अगर पूछा जाए शिक्षण के 3 मूलभूत उद्देश्य किस वैज्ञानिक ने दिए थे, तो हमेशा क्या लगाओगे? ब्लूम। तो शिक्षण के 3 मूलभूत उद्देश्य क्या है? लिख लो, मूलभूत उद्देश्य, ठीक है। क्या है वो 3 मूलभूत उद्देश्य? ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, ठीक। ब्लूम ने बताया कि अगर किसी को टीचिंग करना है तो टीचिंग के संबंध में ये 3 पक्षों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक पक्ष अगर आपने छोड़ दिया तो फिर शिक्षण संभव नहीं है, चाहे वो आपका संज्ञानात्मक पक्ष हो, चाहे भावात्मक पक्ष हो, चाहे कौशलात्मक पक्ष हो। समझ गए बात को? मतलब ये है कि संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध सीधे किससे है? मस्तिष्क से है, ज्ञान से है, ठीक है। भावात्मक पक्ष का मतलब संबंध होता है हृदय से। हृदय मतलब कभी कभी होता है ना डाइवर्जन, कि दिमाग कुछ कहता है और हृदय कुछ कहता है। एक मन कहता है कि यार ये हम गलत कर रहे हैं, एक मन कहता है कि चलो जो कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जहाँ पर आपके दिमाग में द्वंद्व उत्पन्न हो, वो पक्ष कहलाता है भावात्मक पक्ष, ठीक। और इसका भी बहुत उपयोग पड़ता है शिक्षण कौशल में। तीसरा होता है कौशलात्मक पक्ष। जैसे कौशलात्मक पक्ष की बात करें, ये इंग्लिश में अगर इसको आप समझोगे तो ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। इसका इंग्लिश में नाम होता है साइको मोटर डोमेन। लिख लो, इंग्लिश में भी लिखो, इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखनी चाहिए। लिखो, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, और इसको समझाने के लिए मेन हम लिखवाना चाह रहे हैं आपको, लिख लीजिएगा साइक्लो मोटर डोमेन। साइको मोटर डोमेन, ठीक है। अब साइको से तो आप समझ गए होंगे कि ब्रेन से संबंधित बात हो रही है, मनोवैज्ञानिक बात हो रही है, ठीक है। और मोटर का मतलब होता है आपका, याद करो हम आपको एक बार नर्वस सिस्टम पढ़ाए थे, तो मोटर नर्व बताए थे। हाँ, मोटर नर्व बताए थे कि हमारे शरीर में बहुत सारी नर्व्स पाई जाती, मांसपेशियां, मोटर
बताया था ना कि मांसपेशियों से संबंधित या हमारे शरीर की गतिविधियों से संबंधित जो है उसका संबंध तो मोटर से। ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक डोमेन जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कौशलात्मक पक्ष। मतलब समझो, जैसे गाड़ी चलाते हो आप, तो गाड़ी चलाते समय आपका दोनों पक्ष काम करता है कि नहीं करता है? कब ब्रेक लगाना है, ये सामने वाला जो जा रहा है ये मुझे लगता नहीं कि रोड क्रॉस कर पाएगा, ब्रेक मार दो। कभी कभी आदमी की शक्ल देख के तो आप लोग ब्रेक मार देते हो। जैसे लेडीजें जब रोड पार करती हैं तो हम सबसे पहले गाड़ी रोक लेते हैं, क्योंकि वो देखा करेंगी। जब तक आदमी 4 किलोमीटर दूर तब तक खड़ी रहेंगी, देखा करेंगी। जैसे ही आदमी बस 100 मीटर दूर रहेगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और जानती कि 70 किलोमीटर से आ रहा है और मात्र जो है माइनर सेकेंड्स लगेंगे, 1 मिनट में तो तुमको उड़ा देगा वो। माइनस जैसे ही वो बेचारा पास आएगा वो ऐसे ही कदम बढ़ा देंगे। तो इनको देख लेते। और एक वृद्ध, इन दो लोगों से और बच्चों से तो बताइए, अगर आप भी गाड़ी चलाइए, बच्चा दिख जाए अगल बगल तो बिल्कुल गाड़ी दूर कर लीजिए या स्लो कर लीजिए, क्योंकि वो बेचारे चलाते रहते, कभी कभी डिसमिस बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। और लड़कियों को तो हमने साइकिल चलाते हुए देखा है, वो रोडे पे आ जाती हैं एकदम, किनारे से होते होते धीरे धीरे बीच में आ जाती, फिर जैसे हॉर्न मारो फिर धीरे धीरे किनारे, फिर साइड में, फिर हॉर्न मारो। उनके लिए हॉर्न जरूरी होता है, तो जो बेचारा चलता है हॉर्न मारते ही चलता है, ठीक है, क्योंकि वो आ ही जाती हैं बीच में। क्योंकि हम जाते हैं ना स्कूल, तो हम देखते हैं लड़की छुट्टी होती है, जब लड़कियों की स्कूल की बच्चियां जो होती हैं छुट्टी होती हैं, तो बेचारी चलती रहती पता नहीं कैसे एकदम बीच में आ जाते हैं। अच्छा, बीच में आने का कारण होता है लल्लो पत्तो भी बतियाना रहता है, तो साइकिल से चलना भी है, तो सब एक साथ डिस्कशन हो जाता है, झुंड आ जाता है, पूरा 5-5 का लेन चलने लगता है, तो निकलने की जगह नहीं रहती। तो ऐसी कंडीशन में आप देखते हो कि कब कहाँ क्या करना है, जहाँ पर हमारा दिमाग और हमारा शरीर एक साथ कनेक्ट होकर प्रक्रिया दिखाए, वही क्या आता है हमारा साइक्लोमोटर। इसीलिए कहा जाता है 5 मार्गदर्शी सिद्धांत में एनसीएफ के, कि बच्चों को ज्ञान देने के बाद, उनके भाव को महत्व देने के बाद, अभी बताते हैं इनके भी कुछ अपने स्टेप हैं, इनके भी कुछ चरण हैं, और उन चरण से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण का भावात्मक पक्ष नहीं है, तो वहाँ भावात्मक पक्ष दे देगा उठा के, और एक ठो दे देगा तुमको कौशलात्मक पक्ष, कहेगा पहचानो। बस यही क्वेश्चन बना सकते हैं साइको शिक्षण कौशल में, और कुछ नहीं बना सकते हैं, उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं। बहुत ज़्यादा होगा पूछ लेंगे किसने दिया था, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो पक्ष होता है सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है, साइक्लोमोटर पक्ष, ठीक है। क्यों पक्ष महत्वपूर्ण होता है, अभी एक एक करके हम लोग समझेंगे। जब ज्ञानात्मक पक्ष समझोगे तब भावात्मक समझ में आएगा, और जब भावात्मक समझोगे तब कौशलात्मक। एक बात सिंपलेस्ट वे में समझ लो, सिंपल में समझ लो कि जिस चीज़ को दिमाग ग्रहण करता है उसको दिल भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर दिल ने एक्सेप्ट नहीं किया तो कौशल कतई नहीं हो सकता है। बताओ, हमने आपको कुछ दिया, आपके दिमाग में गया, अच्छा मान लो आप 5-6 सब्जियां लगी थी, आपने एक सब्जी उठाई और खाया, जैसे खाया आपके ब्रेन के स्कीमा ने कहा ये वही घटिया वाली सब्जी है, आपका मन दोबारा करेगा लाओ एक बार और ले 1 चम्मच, और जब लेओगे नहीं तो ना दिमाग कुछ कहेगा ना आप हाथ चलाओगे, तो ये तो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ गए? यही शिक्षण में भी 3 चीज़ें होती हैं, यही 3 चीज़ें काम करती हैं, समझ गए? तो सबसे पहले ज्ञान होता है, भाव होता है, और यही 3 स्टेप खाली पढ़ने हैं आपको। तो साइक्लोमोटर डोमेन आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। किसने दिया था? ब्लूम ने। कब दिया था? 1956 में दिया था, ठीक है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी रिवाइज्ड कब हुई थी? 2001 में। कब रिवाइज्ड हुई थी? सन 2001 में रिवाइज्ड हो गई, ठीक है। कभी कभी पक्ष पूछ लेता है तो याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। 5-6 पक्ष होते हैं इसके, 6 चरण होते हैं, इसके 5 चरण होते हैं, और इसके भी 5 ही चरण होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं 6 लिखा है तो मैं आपको बता दूं 6 भी होते हैं। कई वैज्ञानिक, सिम्पसन ने सन 1972 में एक सिम्पसन को जानते होगे आप? नहीं जानते हो सिम्पसन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कौशलात्मक पक्ष के कुछ चरण विवेचित किए थे अपने हिसाब से। जैसे ब्लूम ने 1956 में संज्ञानात्मक पक्ष की टेक्सोनॉमी के कुछ चरण बताए, 6 चरण बताए, उसको कन्वर्ट कर दिया इनके चेले चपाटों ने 2001 में, तो वो नए वैज्ञानिक हो गए। लेकिन पूछे हमेशा कौन जाते हैं? ब्लूम, ठीक। ऐसे ही सभी पक्षों के नए नए वैज्ञानिकों ने अपने अपने चरण दिए हैं, तो इसका तो कन्फ्यूजन नहीं है। इसका कुछ लोग कहते हैं 6 पक्ष हैं, तो 6 पक्ष नहीं माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट देव एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के 5 पक्ष हैं। ये कल हमने सर्च किया सबसे महत्वपूर्ण कौन है, जिससे क्वेश्चन पूछे
तो वो केवल मेनली 5 पक्ष माने जाते हैं, वो दिया है डेव महोदय ने। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डेव, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो डेव। इन्हीं का सबसे चर्चित है। जैसे आपको बताएं बुद्धि लब्धि की सारणी बहुत वैज्ञानिकों ने दिया, लेकिन माना किसका जाता है? टर्मन का। सबसे सर्वमान्य कौन है? हॉरलॉक ने भी दिया, कई लोगों ने दिया, लेकिन सबसे मान्य किसकी है? टर्मन की। तो उसी तरीके से डो लिख दिया, डेव महोदय थे, उन्होंने इसके 5 पक्ष बताए थे और 5 पक्ष इंपॉर्टेंट है, 5 के 5 पक्ष। चलिए सबसे पहले एक, अच्छा किताब कौन सी थी जिस किताब में इसका वर्णन किया गया था? तभी से वो किताब बहुत फेमस है। वो तो टेक्सोनॉमी तो किताब एक है, एक और है पूरी जिसमें इसका वर्णन किया था, ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव। आगे ऑब्जेक्टिव जोड़ लीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। क्या जोड़ेंगे? ऑब्जेक्टिव, बस प्लस ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। अगर ब्लूम की टेक्सोनॉमी पूछे तो भी किसने दी है? ब्लूम ने। अगर ऑब्जेक्टिव्स आगे जोड़ दिया जाए तो भी किसने दी है? ब्लूम ने दी है, ठीक। उसी में ये तीनों पक्ष बताए गए। और सही भी एक क्लास में शिक्षण के दौरान बच्चे का ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक तीनों पक्ष एक्टिव रहना चाहिए, नहीं तो बच्चे का शिक्षण उद्देश्य से कोई मतलब नहीं रखता। आपके भी बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, अगर ये तीनों पक्ष बच्चों के नहीं डेवलप किए जाएंगे तो बच्चे छोटे से ही सीख नहीं सकते, आप भी नहीं सीख सकते भाई। अगर आपको हम ज्ञान दे देंगे, भाव होगा ही नहीं, कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे, जो दिमाग में जा रहा है वो मन एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर तुम कौशल करोगे कहाँ? और कौशल में क्या होता है? दिमाग और दोनों चीज़ चलती है, और वही पक्ष सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी में डेवलप्ड होता है इंसान, एक्टिविटी करता है। जैसे अभी हम लोग कौशलात्मक पक्ष पढ़ेंगे, तो कौशलात्मक पक्ष के डेव ने 5 चरण बताए थे। 5 चरण बताया था कि सबसे पहले आदमी जो होता है प्रतिरूपता करता है, इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण है, ठीक है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, सेकंड नंबर पे यहाँ पे आएगा, थर्ड नंबर पर यहाँ पर आएगा, ठीक। याद कराने का तरीका बता रहे हैं। देव महोदय ने बताया था कि कौशलात्मक पक्ष इतना महत्वपूर्ण होता है कि 5 चीज़ें होती हैं। 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर सरल भाषा में देखें, ऐसे पढ़ोगे तो बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे, सरल व्यवहारिक भाषा में समझो। सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ सीखते हो, जैसे मान लीजिए जैसे मान लो क्रिकेट, मान लो क्रिकेट छोड़ो, अच्छा लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, तो कौन सा खेल आप लोगों को पसंद है? इसके हम थोड़ा बहुत जानकारी हो हैं? बैडमिंटन, और इसके अलावा कुछ हो? खो खो, कबड्डी, लड़कियां बहुत खेलती कबड्डी। छुआ छुअर, अरे लोहा छुअर होता है ना, लोहा छुआ भागो पीछे पीछे, लोहा नहीं छुए तो छू गए तो आउट हो गए, है ना। आइस स्पाइस के बारे में मालूम है? आइस स्पाइस, अरे वो जानते हो, गिप्पल वाला, कूदने वाला, डाल के कूदा जाता है, ये सब गेम देखे हो ना। अच्छा सुनो, देखो ध्यान से, जैसे मान लो कोई भी बैडमिंटन है, मान लो आपको बैडमिंटन सीखना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आपके मास्टर आपको क्या कहेंगे? अच्छा तो बैडमिंटन सीखना किस में जाएगा? ज्ञानात्मक पक्ष में, भावात्मक पक्ष में, या कौशलात्मक पक्ष में? कहाँ जाएगा? कौशलात्मक में। सबसे पहले बैडमिंटन के तार थोड़ी ना जोड़ना सिखाएगा आपको, कहेगा ऐसे आओ, ऐसे बैडमिंटन पकड़ा जाता है, ऐसे नहीं ऐसे पकड़ा जाता है। आपको क्या कहेगा? हमें देखो। क्या करो? हमें देखो। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो कि नहीं करते हो? ऑब्जर्व करते हो, और ऑब्जर्व करके क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो। उसके बाद जब आपके सर आपको दिखा देते हैं कि बेटा ऐसे खेलो, जैसे क्रिकेट है, ऐसे कहने, ऐसे बैट पकड़ के ऐसे मारा जाता है, अब सिखा दिया। सिखाने के बाद क्या होगा? जो सीखने आया उसने ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व करने के बाद कहेंगे अब ये 6 गेंदें ये फेंकेंगे, तुम खेल के दिखाओ, तो वो खेल के दिखाएगा, और खेल के दिखाने के बाद, खेल के जब दिखाएगा तो उसी को एक स्टेप बना दिया इन्होंने। अब जो खेल के दिखाएगा तो क्या आएगा उसके अंदर? खेल के दिखाएगा तो क्या पहली बार में खेल ले जाएगा? दूसरी बार खेलेगा, तीसरी बार खेलेगा, चौथी बार खेलेगा, 5वीं बार में बैडमिंटन चलाना आपके अकॉर्डिंग बल्ला चलाना सीख जाएगा, ठीक। और जब सीख जाएगा तो साफ सुथरा सीख जाएगा। अगर कोई चीज़ तुम सीख गए हो तो क्या गिर के चलाओगे? जैसे साइकिल चलाना सीखे हो तो गिरोगे, फिर चलाने लगोगे, फिर गिर जाओगे, फिर चलाना सीख गए हो तो सीखते ही चले जाओगे। और जब सीखोगे, सीखने के बाद क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा, स्पष्ट अभिव्यक्ति आएगी कि नहीं आएगी? और जब कॉन्फिडेंस आएगा, तो कॉन्फिडेंस जब आएगा तो तुम क्या करोगे? प्रयोग करोगे। क्या करोगे? प्रयोग। और प्रयोग करोगे तो प्रयोग क्या करोगे? देखे होगे, ए बी डिविलियर्स को देखे होगे, प्रयोग करता है। इस क्रिकेट के लॉ में लिखा हुआ है हमेशा सीधे बैट से खेलना है, और अच्छे टीचर्स अगर होते तो कंटाप मार देते हैं अगर बल्ला आना तिरछा चला तो ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन आजकल मैचों में क्या होता है?
सीधा बैट दूर दूर तक निकला, बल्ले भी आड़े तिरछे अब आने लगे हैं, नियम ही खत्म कर दिया गया। तो अब क्या हुआ, क्रिएशन आने लगा कि नहीं आना है? जब आप सबसे पहले किसी को देखोगे, फिर उसको सीखोगे, सीखने के बाद उसमें परिशुद्धता आएगी, परिशुद्धता के बाद क्या आएगी, स्पष्ट अभिव्यक्ति आएगी, और स्पष्ट अभिव्यक्ति के बाद क्या होगा, यही सब नाम है हिंदी में, यही पेपर में धर देगा उठा के, जो हम सरल भाषा आपको व्यवहारिक समझा रहे हैं। वहाँ सीधे लिखा रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा कौशलात्मक पक्ष नहीं है, वहाँ लिखा रहेगा स्पष्ट अभिव्यक्ति, प्रकटीकरण, परिशुद्धता, और एक पक्ष होगा उसमें लिखा होगा आकलन। बताओ कौन सा नहीं? तो हम वही आपको रटाने की कोशिश कर, याद कराने की कोशिश, कहानी की तरह समझ लो तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यही कौशलात्मक पक्ष आपको समझ में आया। तो इसी तरीके जो हमने कहानी सुनाई उन्हीं में से स्टेप निकाल लिए गए हैं। तो उसी तरीके से 5 स्टेप इसके हो गए, 5 स्टेप इसके हो जाएंगे, 6 स्टेप इसके हो जाएंगे। यही आपको याद करने हैं कहानी की तरह, और पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा संज्ञानात्मक पक्ष। ठीक, उसके हम 6 चरण आपको दिखा दे, उसके बाद आगे चलते हैं। और याद भी कर लीजिएगा लगे हाथ, खाली ये नहीं कि कॉपी में लिखे रहो, खाली लिखो। सबसे पहला पक्ष होता है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये सारे पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको चाहना डब्बे में बंद कर लेना ऐसे, और ऐसे डब्बा बना लेना। ठीक है, ये पक्ष अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, देखिए भाई संज्ञानात्मक पक्ष क्या है। देखो, अगर इसकी बात हो रही है तो एक चीज समझ लो, ये कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा। कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में जाना है, डाटा संबंधित बात हो रही है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, अरे यार याद आ रहा है आपको, हमने पढ़ाया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, आ रहा है कुछ याद? किसने दिया था? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने सबसे पहले बताया था बच्चा क्या करता है, आत्मसात्करण करता है। क्या करता है? नहीं बताया था, आत्मसात्करण। ए फॉर आंटी, ए फॉर अंकल, ए फॉर आदमी, ए फॉर एप्पल। ठीक, सब सीख लेता है। ए फॉर सीखता है कि नहीं सीखता है? उसे क्या कहते हैं, आत्मसात्करण। तो वही आत्मसात्करण ही क्या है, ज्ञान। और जब बच्चा और बड़ा होता है तो वो क्या करता है, समायोजन करना शुरू करता है। समायोजन समझते हो क्या होता है? किसी पूर्व के ज्ञान में कोई संशोधन कर देना, नए तरीके से उसको समझ लेना, क्या कहलाता है, समायोजन। बच्चा जानता था ये बिल्ली के बच्चे हैं, बच्चे ने छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे देखे, कहा ये भी बिल्ली के बच्चे हैं। बच्चे ने छोटे छोटे बकरी के बच्चे देखे, ये भी बिल्ली के बच्चे हैं। लेकिन थोड़ा जब बड़ा हुआ, पहले तो उसने क्या किया, आत्मसात्करण किया, सबको क्या बना दिया, बिल्ली के बच्चे। थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने समझा कि यार बिल्ली के बच्चों की आवाज़ अलग है, कुत्ते के बच्चों की आवाज़ अलग है, और बकरी के बच्चों की आवाज़ अलग है। जब अलग अलग समझा तो उसने क्या किया, समायोजन। और ये जो अलग अलग करना, यही क्या कहलाता है, बोध कहलाता है। नहीं समझ में आएगा, अब समझे? सबसे पहले ज्ञान का अर्जन होता है, फिर बच्चों के अंदर क्या, कौन सी एबिलिटी बनाई जाती है, बोध। देखो जितनी चीज़ें देख रहे हो ना, यही इसी पर बेस्ड किताबें आती हैं, इसी पर बेस्ड किताबें हैं पूरी। जितनी भी आपकी बेसिक से किताबें चलती हैं वो इसी हायरार्की पर बेस्ड बनाई जाती हैं, इन्हीं चरणों पर। सबसे पहले बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद बच्चों के अंदर समायोजन करने की प्रवृत्ति जागृत की जाती है। बच्चे जोड़ना, घटाना, समझना ये शुरू करें। उसके बाद फिर बच्चों को अनुप्रयोग करने के अवसर दिए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं भाई, जो समझ उनके अंदर विकसित हुई है उसको प्रयोग करने के अवसर दिए जाते हैं। उसके बाद विश्लेषण आता है, बच्चों के अंदर विश्लेषणात्मक समझ दी जाती है कि बच्चे उसको एनालिसिस कर सकें, ये चीज़ इसमें होती है, ये चीज़ इसमें नहीं होती है, ये चीज़ इसमें होती है, वर्गीकृत कर सके। बच्चा खुद बता सके कि इसके अंदर ये चीज़ होती है और इसके अंदर ये चीज़ नहीं होती। जैसे ऐसे कहते हैं, जैसे कि अब एनालिसिस उसे करनी है, तो जब तक ये सब चीज़ें नहीं समझेगा, प्रयोग खुद नहीं करेगा, खुद जाके बकरी के बच्चे को पास से और कुत्ते के बच्चे को पास से नहीं देखेगा, तो क्या वो कभी विश्लेषण कर पाएगा? आप कभी विश्लेषण कर सकते हैं अगर आप चीज़ों को सही से नहीं समझते? बताओ,
अच्छा बताओ, प्रैक्टिकली किसी चीज को देख के ज्यादा आप विश्लेषण कर लेते हो कि आप किताब में देख के ज्यादा विश्लेषण करते हो? एक छोटे से बच्चे को अगर आप कह दो कि ताजमहल पर निबंध लिखो तो वो ज्यादा बढ़िया विश्लेषणात्मक निबंध लिखेगा कि उसको ताजमहल ले जाओगे फिर उससे कहोगे लिखो तो वो सब कुछ लिखेगा। वो कहेगा वहां पे बहुत सारे आदमी आते हैं, ये वहीं देख के उसको पता चलेगा प्रैक्टिकली नॉलेज, क्योंकि किताब में बहुत सारे आदमी उसको नहीं दिख रहे हैं दूसरे कंट्रीज के, लेकिन वो वहां जाएगा तो वो देख लेगा कि नए नए कंट्रीज के काले गोरे हर तरीके के लोग भी आते हैं। तो एक लाइन वो निबंध में और लिखेगा कि हमारे देश में बाहर से लोग विजिट करने बहुत सारे लोग आते हैं। अब ये कंक्लूजन उसे विश्लेषणात्मक अध्ययन कहाँ मिलेगा? अनुप्रयोग करने के बाद, प्रैक्टिकल नॉलेज। बिना प्रैक्टिकल, देखो हम थ्योरी की तरह सरल भाषा में समझा रहे हैं, अगर ये समझ गए तो इनकी हायरार्की समझ जाओगे। और अपने जीवन में भी कभी कोई चीज़ सीखने का प्रयास करना ना, अपनी खोपड़ी में घुसेड़ने का प्रयास करना, सुपर टेट के लिए भी कोई भी टॉपिक अगर पढ़ने का प्रयास करना तो इसी हायरार्की को पकड़ना। सबसे पहले उस टॉपिक का ज्ञान प्राप्त करना, फिर उसमें क्या चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, क्या चीज़ें घटाई जा सकती हैं वो करना, उसके बाद उसको खुद से पढ़ने का प्रयास करना या पढ़ाने का प्रयास करना किसी को, ठीक। पढ़ाने के बाद उस पर क्या करना चाहिए? विश्लेषण करना चाहिए कि यार कौन कौन से टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद संश्लेषण आता है। जब आप विश्लेषण करना जान जाओगे तभी तो संश्लेषण कर पाओगे। हम आपसे मान लो कह दें कि चलो अच्छा प्लास्टिक का कुत्ते का बच्चा बनाओ, तो बना लोगे? जब तक इतनी चीज़ें नहीं जानोगे तब तक कुत्ते का बच्चा कैसे बनाओगे? हम कहते हैं कि एक कुत्ते का बच्चा, एक बकरी का बच्चा और एक बिल्ली का बच्चा बनाओ, तो बना लोगे? जब ये तीन चीज कर लोगे तभी तो संश्लेषित कर पाओगे। जब विश्लेषण आएगा तभी संश्लेषण होगा, समझ गए। और लास्ट में आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन बहुत उच्चतम सोच होती है, उच्चतम चरण होता है, ये जनरेट होता है आपकी उच्च। इसीलिए ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है ये दो चरणों में बटी हुई है, एक निम्नतम स्तर होता है, एक उच्चतर स्तर होता है। तो कभी कभी निम्नतम और उच्चतर पूछ लेता है, ठीक है। तो ये जो तीन स्तर आपके होते हैं ये क्या है? निम्नतम स्तर है, ठीक है। लो लेवल थिंकिंग है, निम्न चिंतन स्तर। लिख लो, कभी भी पेपर पूछ सकता है लेकिन मेरे कौन सा एक निम्न चिंतन स्तर नहीं है, तो यही चार विकल्प ऊपर के दे देगा और उसमें विकल्प टिक करना होगा आपको विश्लेषण। समझ गए? पेपर में क्वेश्चन जरूर यहाँ से मिलेगा, 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यहीं से आएगा, आज ही बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। और ये तो बिल्कुल रट्टा मार के जाना, इसमें कोई इफ नॉट नहीं है, आना ही आना है पेपर में, ठीक। विश्लेषण हो गया, संश्लेषण हो गया, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन, तो ये चीज़ें आप समझ गए। और ये उच्च स्तरीय चिंतन है, ठीक है। ये आपके उच्च स्तरीय चिंतन है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। उच्च स्तरीय स्तर संज्ञानात्मक पक्ष के ब्लूम के अनुसार, ठीक। इसी को रिवाइज्ड कर दिया गया है, तो बस नीचे का चेंज कर दीजिएगा स्टेप। मूल्यांकन को ज़्यादा महत्व दिया गया, जबकि ब्लूम ने किसको महत्व दिया था? मूल्यांकन को। और इधर क्या लिया? संश्लेषण, ठीक है। संश्लेषण अंतिम पक्ष बता दिया गया, कहा गया। इनके जो और भी शोधकर्ता थे उन्होंने सन 2001 में बोल दिया कि मूल्यांकन से ज़्यादा उच्च स्तरीय होता है संश्लेषण, क्योंकि मूल्यांकन के बाद, और कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें सही हैं, ये भी सही है वो भी सही है, चाहे आप कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो, बात एक ही है। अगर संश्लेषण आएगा तभी आप क्या कर पाओगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए ब्लूम महोदय थोड़ा सा मिस आउट कर गए, बिना मूल्यांकन के आप संश्लेषण नहीं कर सकते। अगर आपको कहा जाए 3 चीज़ें बनाओ, ये 3 चीज़ें करो, तो 3 चीज़ें करने से पहले आप क्या करोगे? मूल्यांकन करोगे, असेसमेंट करोगे नहीं करो, आकलन करोगे नहीं करो, यार इसको कैसे बनाए, इसको कैसे बनाए, इसको कैसे बनाए, क्या फ़र्क किया जाए कि अलग अलग पता चले तीनों चीज़। तो कहीं ना कहीं ये लोग सही हो गए, इसीलिए इसको संशोधन को एक्सेप्ट किया गया, वरना संशोधन एक्सेप्ट ना किया जाता। मूल्यांकन के बाद ही क्या होता है? संश्लेषण। और इन्होंने अपनी जगह पे संश्लेषण को जल्दी से मूल्यांकन किया, क्योंकि विश्लेषण के बाद क्या आता है? संश्लेषण। समझ गए? तो ये चेंज हुआ था, इसलिए इसको याद रखिएगा, लेकिन पूछी हमेशा यही जाती है और कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक। अब हेडिंग डालिएगा भावात्मक पक्ष। अगला पक्ष डालिएगा भावात्मक पक्ष। ये संज्ञान से संबंधित है और आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। इसमें खोपड़ी का ही यूज होगा और किसी का नहीं, ठीक। ये सारी चीज़ें खोपड़ी से होती हैं, दिल से नहीं होती, और न शरीर से, हाथ पैर से होती हैं। अगर एनालिसिस करनी है तो खोपड़ी की जरूरत पड़ेगी, संश्लेषण करना है खोपड़ी की जरूरत, अनुप्रयोग करना है खोपड़ी की जरूरत, मूल्यांकन करना है लीवर किडनी फेफड़ा की जरूरत, तब भी दिल की जरूरत नहीं। मूल्यांकन भी कहाँ से होता है? कहते हैं दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। इसीलिए उसने ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ रखी है। दिल से नहीं सोचना चाहिए, सबसे पहले कहाँ सोचना चाहिए? दिमाग से। ये सब दिमाग के पक्ष थे। अब हेडिंग डालो भावात्मक पक्ष। हेडिंग डालो भावात्मक पक्ष। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भावात्मक पक्ष की बात बताओ,
तो जरा बच्चा हमको ये बताओ, अब यहाँ पर बात दिमाग की नहीं हो रही, अब भूल जाओ, दिमाग को मारो गोली, ठीक है। अब ब्लूम महोदय यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप क्लास में हो या नहीं हो, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप क्लास में हो ही नहीं तो हम इतना सारा करके करेंगे क्या? अगर हमारा बच्चा इमोशनली या भावात्मक तौर पर हमको पढ़ने के लिए या हमको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हम उसको इतने सारी चीज़ें सिखा के करेंगे क्या? उसका संज्ञानात्मक पक्ष का विकास कर ही नहीं सकते हम लोग, हमारे 6 चरण तो बेकार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसीलिए कहा जाता है ये तीनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। इनमें से कोई भी एक पक्ष तुमने अगर छोड़ा लर्निंग में, तो बच्चे के साथ लर्निंग में खिलवाड़ है, समझ लो। और हम लोगों के साथ सही बताऊं तो यही खिलवाड़ हुआ है। आप फॉरेन चले जाओ, वहां पर तीनों पक्षों पर सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। अपने यहाँ क्या सबसे पहले पकड़ाया जाता है, जब पहले किताबें लेके आओ, बच्चों से उनका नाम, उनसे इमोशनली कनेक्टिविटी, उनके ज्ञान अवबोध का स्तर, उनका साइक्लोमोटर डोमेन, उनकी दिमाग के साथ उनके शरीर की एक्टिविटी क्या है, रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं वो लोग, कितनी जल्दी हम कुछ बोलते हैं, कितनी जल्दी उठा रहे, कोई मतलब ही नहीं इन सब चीज़ों से। बस तुम एडमिशन लिए हो तो जाओ मेरी किताबें उठा लो, उसी में वही रट्टू तोता की तरह ए बनाओ, बी बनाओ, सी बनाओ, डी बनाओ, बस। क्योंकि किताबें भी उनकी बिकनी चाहिए, ड्रेस भी बिकना चाहिए, लेकिन इन पर किसी बात, इसीलिए जो फॉरेन के लोग होते हैं बिना बीटेक एमटेक किए हुए भी फेसबुक बना डालते हैं। आज उनके दिए हुए गूगल हम चला रहे हैं, उनका दिया हुआ यूट्यूब हम चला रहे हैं, उनका दिया हुआ इंस्टाग्राम हम चला रहे हैं। शर्म आती है, हम लोग कुछ अपना नहीं बना पाए आज तक, इतना ज़्यादा टैलेंट होते हुए भी हम लोगों के पास। कारण क्या है? हमारा साइक्लोमोटर डोमेन तो गया तेल लेने, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर ये वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाता है, इसीलिए आज जो है फेसबुक चल रहा है, क्योंकि उनको क्या है ना कि दिमाग से उनकी उपज को निकालने का प्रयास किया गया, वो बैठे बैठे बना डाला। उसको चिंता नहीं है कि हम बीएड के बाद हमारा टीटी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सुपर टेट भर्ती कब आएगी। वहाँ पर ये हो रहा होता है कि और क्या एडिट किया जाए, ये चीज़ है। वहाँ कंपनी पे कंपनी डोमिनेंट हो रही है, कंपनी पे कंपनी खरीदी जा रही है। रोज फेसबुक एक कंपनी खरीद रहा है, मतलब गदर मचा के रखा हुआ है उसने सोशल मीडिया नेटवर्क में। तो आप ये समझो कि ये 3 पक्ष अगर अपने बच्चों पर भी ये प्रयोग करिएगा, सिर्फ उनको पढ़ाने पे नहीं, उनकी एक्टिविटी, उनके साइक्लोमोटर डोमेन पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर उनसे कोई चीज़ तुम कह रहे हो तो वो उसको कर कैसे रहे, वही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक, अभी देखो भावात्मक पक्ष से समझ जाएगा। अब मुझे बताओ, भावात्मक पक्ष की बात आती है तो हमें सबसे पहले थॉर्नडाइक याद आते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने नियम में सबसे पहले कहा है तत्परता का नियम। बिना तत्परता अभ्यास प्रभाव के कभी भी शिक्षण के ये उद्देश्य जिंदगी में नहीं पूरे हो सकते। तो तत्परता तो सबसे इंपॉर्टेंट, और तत्परता आती कहाँ से है? तत्परता कहाँ से आएगी? अब आएगी बात पसंद हो नापसंद की, क्योंकि तत्परता पसंद और नापसंद पर निर्भर करती है। अगर रसगुल्ला पसंद है तो एक के बाद एक चलेगा, रसगुल्ला नहीं पसंद है तो 100 मीटर दूर भी नहीं जाओगे वहां पे। तो सबसे पहले जरूरी तत्परता, और तत्परता नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज होती है इसमें भावात्मक पक्ष में, वो होती है तत्परता। ठीक है, तो तत्परता के लिए इसका सबसे पहला जो स्टेप बनता है वो बनता है अधिग्रहण। अधिग्रहण, रेडीनेस। ठीक है, अधिग्रहण मतलब समझते हो? मतलब ग्रहण करने की तैयारी, अगर है तब तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अधिग्रहण इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप ये कर लोगे तभी तो प्रतिक्रिया दोगे। जैसे मान लो कोई चीज के लिए बड़ा तैयार थे पढ़ने के लिए, हमने थोड़ा पढ़ाया और आप तैयार थे, आपने ग्रहण कर लिया। जब ग्रहण कर लिया तो प्रतिक्रिया दोगे कि नहीं दोगे? रिस्पॉन्स दोगे नहीं। अगर मान लो आप ऐसे मुख विधुर होकर देखते रहोगे हमको, तो इसका मतलब आपने अधिग्रहण नहीं किया। मुस्कुराते हुए चेहरे, बोलते हुए चेहरे, खुश होते हुए चेहरे तभी दिखेंगे जब उन्होंने हमारा कुछ ग्रहण किया है। ये शकलें बता, हम शकल देख के पहचान जाते हैं ना किसका मन लग रहा है किसका नहीं लग रहा है। इसी नियम से तुरंत चेहरे पे एक रौनक आ जाती है। जैसे हम कुछ यहाँ से पोंकते हैं वैसे ही वो तुम्हारे अंदर दिल पे सीधे जाके लगता है, और जैसे ही लगता है वैसे ही अगर अच्छा लगा, ग्रहण किया, तो सीधे चेहरे पर रौनक आ जाती है, स्माइल आ जाती है, खुशी लगती है। और नहीं किया, देखा करते हो, क्योंकि फर्क है कहाँ। आप तो पत्थर की मूरत हो, हम चाहे जितना फेंके रहे हैं, आप कहाँ लेने वाले हो उसको, समझ गए? तो यही है भावात्मक पक्ष। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग में। बता दे रहा हूँ, क्लास में अगर इमोशनली कनेक्ट हो गए आप, तो फिर टीचर हो और चाहे बच्चा हो, झूम झूम कर पढ़ते हैं।
और जहाँ कनेक्टिविटी नहीं हुई तहाँ तुम चाहे उल्टा पैर के ऊपर खड़े हो जाओ, चाहे तुम एलईडी लगा लो बड़ा वाला, चाहे तुम एलईडी के अंदर खुद प्रकट हो जाओ, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं। समझ गए? तो अधिग्रहण के बाद क्या आएगी? प्रतिक्रिया। आया रिस्पॉन्स? इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिखो, इमिटेशन, रिस्पॉन्स, यही सब है। ठीक है, आप हिंदी में समझो, कहानी की तरह हम आपको समझा रहे हैं और यही है ही है, वास्तविकता यही है। प्रतिक्रिया याद रखना, भावात्मक पक्ष का दूसरा चरण, 5 चरण पढ़ने हैं। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया के बाद क्या करोगे आप? फिर आप सोचोगे यार ये तो इंटरेस्टिंग चीज है यार, वो पढ़ा था यार, उसमें भी कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। एनालिसिस शुरू होगी। क्या शुरू होगा? एनालिसिस। और एनालिसिस मतलब असेसमेंट, एनालिसिस मतलब आकलन। एनालिसिस के लिए आकलन की जरूरत पड़ेगी ना, विश्लेषण करते समय किसकी जरूरत पड़ती है? आकलन की। नहीं पड़ती? अरे 2 ठेला वाले सेब लगाए हैं तो गाड़ी रोक के पहले रेट पूछ लेते हो कि पहले विश्लेषण करते हो, इसके पास जाएंगे, इसके पास? सब्जी लेने जाते हो तो क्या सबके पास पहुंच जाते हो? सीधे भैया टमाटर पैक कर दो। पहले क्या करते हो? ऐसे झोला लिए विश्लेषण करते हो। विश्लेषण चलता है, विश्लेषण अंदर ही अंदर। और विश्लेषण कहाँ से आता है? आकलन। तुरंत आकलन कर रहे हो, विश्लेषण के साथ आकलन। इसके छोटे लग रहे हैं सेब, इसके बड़े, ये महंगा देता है, यही चलो, ये सब हो गया। तब जाते हो ना उसके पास मूल्यांकन करने, भैया कितने रुपए किलो दियो? कहीं कहीं कितने, कहीं 50 रुपए किलो। तुरंत मापन खत्म। ठीक, भैया हम तुम्हारे यहाँ हमेशा ले जाते हैं, थोड़ा कम कर दो। मूल्यांकन शुरू होगा। भैया 20 रुपया ले लो, तुम्हारे हमेशा ले जाते हैं। कहना अच्छा लाओ दे दो। तो मूल्यांकन हम लोग सबसे आखिरी में करते हैं। सबसे पहले आकलन, फिर विश्लेषण, दोनों एक साथ चलते हैं, संपूरक। चाहे विश्लेषण कह लो चाहे आकलन कह लो, वही चीज है। तो लिख लो आकलन। और आकलन के बाद क्या आता है? आकलन के बाद बताओ भाई, 2 चीजें और हैं। आकलन के बाद आता है संगठन या संयोजन, या इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन लिखो। ऑर्गेनाइजेशन समझते हो? ऐसे समझो, इंग्लिश समझ आया। याद करो, हम आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाए थे। लिवर पढ़ाए, अलग पढ़ाए, बड़ा भारी भड़कम लगा। फेफड़ा पढ़ाए, बड़ा भारी भड़कम लगा। हृदय पढ़ाए, बड़ा भारी भड़कम लगा। ब्रेन पढ़ाए, और भारी भड़कम लगा। लेकिन जब हम कहे ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के सहारे चलते हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। बस यही कैपेबिलिटी कहलाती है संगठन। और ये कब आता है? आकलन के बाद। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? ये सब भावात्मक पक्ष हैं। ये दिल में, दिमाग में नहीं होते। कहाँ होते हैं? दिल के अंदर होते हैं, और ये दिल से चलते हैं। समझ गए? और जैसे ही संगठन आएगा वैसे ही आप क्या करोगे? लास्ट पक्ष होता है निरूपण। एक ही विकल्प होता है, निरूपित करना स्टार्ट कर दोगे और कोई विकल्प आपके पास होगा नहीं। ये तब आएगा जब आप अधिग्रहण करोगे, तभी प्रतिक्रिया होगी। बिना अधिग्रहण के प्रतिक्रिया नहीं होगी, प्रतिक्रिया नहीं होगी तो आकलन नहीं होगा, आकलन नहीं होगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कैसे बनाओगे? चीज़ों को जोड़ोगे घटाओगे कहाँ? और जब जोड़ो घटाओगे तो वही तो निरूपित होंगी तुम्हारे व्यवहार में। कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, नेगेटिव के साथ नहीं। बिल्कुल साफ साफ यहाँ दिखता है। कैसे? देखो, नकारात्मक लोग सीधे आपके भावात्मक पक्ष को आघात देते हैं और उसके बाद आपका सब पंचर कर देते हैं। ये तो पंचर होता ही होता है, ये तो दूर दूर तक दिमाग में नहीं आता। ध्यान देना, नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहोगे तो तुमसे कैसी बातें करेगा? नकारात्मक बातें करेगा। और जब नकारात्मक बातें करेगा तो तुम कौन सी बातें ग्रहण करोगे? नकारात्मक बातें। नकारात्मक बातें ग्रहण करो। और जब नकारात्मक बातें ग्रहण करोगे तो तुम्हारा व्यवहार कैसा होगा? सुनो, नकारात्मक बातें ग्रहण करोगे तो मुंह से नकारात्मक बोलोगे, और जैसा नकारात्मक बोलोगे वही तुम्हारे शब्द बन जाएंगे, और जब वही तुम्हारे हर बात में शब्द बन जाएंगे तो वही तुम्हारा व्यवहार बन जाएगा, और जब तुम्हारा वही व्यवहार बन जाएगा तो वही तुम्हारा व्यवहार ही दिखाओगे, वही चीज, वही तुम्हारा क्या स्वभाव बन जाएगा। और स्वभाव अगर बन गया तो तुम खत्म हो गए। तो यहाँ पर वही चीज है, जो अधिग्रहण करोगे वही प्रतिक्रिया दोगे, उसी पर आकलन करोगे, दिन रात सोचोगे, और वही तुम संगठन जोड़ोगे घटाओगे। हर जगह तुम्हें नकारात्मक चीजें ही जोड़ जोड़ के लाओगे। और क्या नकारात्मक हो सकता है? बीएड कर रहे हो तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे। पता है 3 साल पहले वैकेंसी आई थी, अभी तक नहीं आई थी, और जोड़ो। पता है जो पिछली भर्ती है वो अभी फाइनल नहीं हुई, और जोड़ो। कहीं पिछली सरकार भर्ती लाई, वो भी अभी तक नहीं लाई, और जोड़ो। अभी देख रहे हो 1 महीने से कोई भर्ती नहीं आ रही, और जोड़ो। जितना जोड़ सकते हो जोड़ो। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज संगठन। अब भी नहीं समझ में आया? और ये कहाँ से आ रहा है? दिमाग से कि भाव से? अंदर से भावनाएं फूटा करती हैं, वही निकलती है बात। अब भी नहीं समझ पाए? समझ गए? यही समझाना चाह रहे थे वो। और उसके बाद यही निरूपित होगा आपके। बैठे रहोगे तो नकारात्मकता ही निकलेगी बाहर। इसीलिए कहा जाता है हमेशा किसके साथ रहो?
सकारात्मक। इसीलिए कहा जाता है भाव हमेशा कैसा होना चाहिए, कहते हैं ना एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड ही नाम ही, एटीट्यूड जुड़ा ही किससे है, पॉजिटिविटी से। और जिनका एटीट्यूड पॉजिटिविटी होता है उनके साथ बैठने उठने में भी मजा आती है, उनको सुनने में भी मजा आती है। जो नकारात्मक लोग रहते हैं उनकी शक्ल देख के क्या करता है, मन दौड़ाने का मन करता है। चलिए कौशलात्मक पक्ष जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद आपका 1 नंबर आज डन हो गया, ठीक है। 10 में से 9 नंबर हो गया आपका। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, शिक्षण विधियां हैं बहुत सारे शिक्षण सूत्र हैं, उनको भी पढ़ना है, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला हेडिंग डालिएगा कौशलात्मक पक्ष। कौशलात्मक पक्ष की बात करें तो कौशलात्मक पक्ष में अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको डिफाइन कर दिया था। हमने कहा था यहाँ ना दिमाग का काम होगा ना दिल का काम होगा, यहाँ केवल शरीर का काम होगा। यहाँ आपको शरीर काम करता हुआ दिखेगा, नहीं समझे बात को। अब शरीर काम करता हुआ कब दिखेगा, और शरीर कैसे काम करता है, जैसे बताया मैंने, गाड़ी चला रहे हो शरीर काम कर रहा है। अच्छा मोबाइल चला रहे हो तो कौन सा पक्ष काम कर रहा है, भावात्मक, संज्ञानात्मक या कौशलात्मक, कौशलात्मक पक्ष, समझ गए। कौशलात्मक पक्ष ही आपका मोबाइल चलवाता है। अब सुनो, कौशलात्मक पक्ष में हमने कहा कि कौशलात्मक पक्ष में सबसे पहले जब सीखते हैं तो सबसे पहले कैसे सीखते हैं, सीखने के बाद सबसे पहले क्या दिखाई देती है हमें। अच्छा मान लो किसी को हमने बैडमिंटन किसी सीखा तो हमें सबसे पहले हमारे अंदर क्या दिखाई देगा, प्रतिरूपता। जैसे वो बल्ला चलाते हैं वैसे आप भी बल्ला चलाओगे, जैसे वो ए बनाते हैं वैसे आप भी ए बनाओगे। सबसे पहले क्या दिखाई देता है, प्रतिरूपता है, सेम टू सेम। ये स्टेप याद कर लेना, पेपर में फंसेंगे सीधे सीधे, ठीक है। पेपर में अगर ये दे देगा तो फिर कंफ्यूज हो जाता है आदमी। प्रतिरूपता सबसे पहले क्या आता है, कौशलात्मक पक्ष सीखने में सबसे पहले क्या आती है, प्रतिरूपता। अगर किसी के अंदर कोई प्रतिरूपता दिख रही तो समझ लीजिए उसका साइक्लोमोटर डोमेन एक्टिवेट हो गया है। जैसे क्लास में कोई चीज़ सिखाई गई, बच्चों की कॉपियों में देखिए, जो बच्चे आपने सिखाया बेटा सबसे पहले ऐसे खींचो, फिर ऐसे खींचो, फिर ऐसे खींचो, फिर ऐसे, या ऐसे सोचो, या फिर एस बनाना है बेटा, 2 सी, हमने सी सिखाए थे ना, एक सीधा सी एक उल्टा सी, क्या बन गया एस। अब सबकी कॉपी में चेक करो कौन ऐसे एस बना रहा है, कुछ ऐसे एस बना रहे होंगे, देखो ऐसे, यहीं पे साइक्लोडोमेन गड़बड़ हो जाता है। जो आपका कॉपी करेगा समझ लो वही सही जा रहा है, इसी को बोलते हैं साइक्लोमोटर डोमेन, समझ गए। सबसे पहला स्टेप होता है प्रतिरूप, इसीलिए मैम कहती है ऐसे नहीं बेटा ऐसे बनाओ। मैंने कैसे सिखाया था तुम्हें, 2 उल्टे सी बन गया क्या एस। अब समझ में आई बात, छोटे स्तर से समझा रहे हैं आपको, बड़े स्तर से आप समझने का प्रयास करिएगा। प्रतिरूपता, उसके बाद क्या आती है, प्रतिरूपता के बाद क्या आता है, जब प्रतिरूपता आ जाएगी तो घर में क्या करोगे, मम्मी या पापा को बताओगे, पापा आज हमको मैम ने एस बनाना सिखाया था। क्रियान्वयन शुरू करोगे, देखो ऐसे बनाया था, ऐसे एस बनाना सिखाया था, ऐसे फिर ऐसे, पहले वो बोल के बताएगा फिर करके दिखाएगा, यानी क्रियान्वयन। दूसरा स्टेप क्रियान्वयन, जब प्रतिरूपता आएगी तभी क्रियान्वयन आएगा, और क्रियान्वयन भी दिखता है बच्चों की एक्टिविटी से। देखो बच्चे जब मैम पोयम सिखाती हैं तो बच्चे भी हाथ सेम टू सेम वैसे ही हिलाते हैं, भले ही बोल नहीं पाते क्योंकि उनका भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं है कि वो सुर में सुर और ताल में ताल मिला लें, लेकिन उनकी टोन वही रहती है। भले ही पहाड़ा ना याद हो लेकिन गा गू के वो अंतिम समय तक पहुंचा ही देते हैं, है ना। जैसे गिनती है तो चाहे बीच का खा जाएं, 19 के बाद सीधे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, दैट इज क्रियान्वयन, क्योंकि साइक्लोमोटर डोमेन है ना, वो सीधे खींचता चला जाएगा। तो प्रतिरूपता पहले दिखाई देगी, फिर उनके अंदर क्या दिखाएगा, क्रियान्वयन दिखाई देगा। और जब मैंने कहा ना पहले आपके जो सर बैट बल्ला सिखाएंगे तो आप बिल्कुल सेम टू सेम उनकी तरह बैट बल्ला पकड़ के खेलना सीखोगे। फिर आपके अंदर जब सीख जाओगे तो फिर आप खुद गेंदे खेलोगे अपना, बिना मास्टर के उसके सहयोग के। और जैसे ही क्रियान्वयन करोगे वैसे क्या होगा, वैसे क्या होगा बताइए भाई, क्रियान्वयन के बाद क्या आएगा, क्रियान्वयन के बाद क्या आएगा, सोचो। अभी बताए थे 5 स्टेप, सब लोग भूल गए। किसी ने पढ़ा है पहले कभी ये, नेट में तो पढ़े होगे हैं।
जब क्रियान्वयन करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो एक दिन आ जाएगी परिशुद्धता। एक दिन एकदम साफ सुथरा काम करोगे, बिना रबड़ लगाए, बिना मास्टर के बताए सीधे छक्का मार दोगे। परिशुद्धता। बार बार क्रियान्वयन करोगे तो परिशुद्धता नहीं आ जाएगी, परिशुद्धता आ जाएगी। और जब परिशुद्धता आ जाएगी तो उसी दिन तुम्हारे अंदर आ जाएगा कॉन्फिडेंस, स्पष्ट अभिव्यक्ति। फिर ऐसे नहीं, फिर तुम लेट लेट के मारोगे। समझ गए? लिख लो, स्पष्ट अभिव्यक्ति, स्पष्ट अभिव्यक्ति। समझ गए? स्पष्ट अभिव्यक्ति आ रही कि नहीं आ रही? पहले मैडम ने सिखाया, उन्हीं के जैसा सीखा। उसके बाद फिर मैम ने नहीं सिखाया, हमने घर में जाके होमवर्क किया। बगल में होमवर्क रहता है, खूब बनाओ एस, खूब बनाओ। होमवर्क में ऐसे एस बनाना रहता है, खूब एस बना डाला। एस बनाने के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे इतना एस बना डाला कि अब हम एस बहुत बढ़िया से सीख गए। ठीक है, और जो एस इतना बढ़िया सिखा लिया तो अब मैम का एस गया तेल लेने, अब ऐसे एस बनेगा। दैट इज स्पष्ट अभिव्यक्ति। कॉन्फिडेंस जब आएगा तभी तो शॉट खेलोगे, टेक्निकल शॉट। समझ गए? नहीं समझ गए? अब जो ऐसे आड़े तिरछे बनते हैं ना, वो हमारी इस स्टेज में है हम, इसलिए अब ऐसे बनते हैं। नहीं भी सोचो वही वाली स्टेज होती तो उंगली पकड़ पकड़ के लिख रहे होते। समझ में आई बात? अब समझ में आ गया साइक्लोमोटर डोमेन। अब आ गया स्पष्ट। अब जो स्पष्ट अभिव्यक्ति आ जाएगी तो यही आपका क्या बन जाएगा? स्वभाव, या जनरलाइजेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, या इसको हिंदी में सामान्यीकरण बोलते हैं। लिख लो, सामान्यीकरण। अब आपका ये जनरलाइजेशन हो गया। अब आप हमेशा जब भी आपसे एस बनवाया जाएगा, आप हमेशा एस अपने स्टाइल में बनाओगे। लेकिन स्टाइल में बनाने से पहले आपको ये सब चीज़ें पालन करनी पड़ेंगी। समझ में आई बात? अब आपके सारे पक्ष हो गए ब्लूम के टैक्सोनॉमी के। याद रखिएगा, इनको समझा भी दिया। याद हो गए कि नहीं हो गए कहानी की तरह? अब ये पक्ष याद रहेंगे। चलिए बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। ठीक है।